हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल करियर क्राफ्टर्स में। आज हम लोग देख रहे हैं हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन का पार्ट 2। ठीक है, पार्ट कितना देख रहे हैं? 2 है। तो इससे पहले चैनल पे जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और बेल आइकन को भी दबा लीजिए जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो आज हम लोग जानेंगे हो ची मिन्ह के बारे में। ठीक है, इससे पहले हम लोग ने देख लिया था, ठीक है, एक तरफा अनुबंध व्यवस्था, हिंद चीन के बारे में विस्तृत जानकारी, है ना, सब कुछ जान लिए थे। आज देखते हैं हो ची मिन्ह के बारे में। तो हो ची मिन्ह क्या है जो देखते हैं। कहता 1917 ईस्वी में हो ची मिन्ह ने पेरिस में साम्यवादियों का एक गुट बनाया। कहता हो ची मिन्ह ने पेरिस में साम्यवादियों का एक गुट बनाया। हो ची मिन्ह क्या था? एक वियतनामी छात्र था, ठीक है। और कहता बाद में हो ची मिन्ह ने शिक्षा प्राप्त करने कहाँ चला गया? मॉस्को चला गया था, है ना। और साम्यवाद से प्रेरित होकर 1925 ईस्वी में वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन किया। ठीक है, हो ची मिन्ह ने 1925 ईस्वी में वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन किया। ठीक है, ये जो दल था बिल्कुल उग्र विचारों वाला था, ठीक है। कहता लेकिन 1930 ईस्वी में वियतनाम के बिखरे राष्ट्रवादी गुटों को एकजुट कर वियतनाम कांग सान देंग अर्थात कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। कहता देखिए, कहता 1930 ईस्वी तक वियतनाम के जितने भी राष्ट्रवादी गुट थे बिखरे हुए, उस सभी को एकजुट करके एकीकरण करके क्या बना दिया? वियतनाम कांग सान देंग एक गुट बना दिया, ठीक है, जिसका नाम क्या था? वियतनाम कांग सान देंग, या फिर अर्थात कर सकते हैं कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। ठीक है, जो पूर्णतः उग्र विचारों पर चलने वाली पार्टी थी। जो कहता है जो पार्टी बनी वो क्या था? उग्र विचारों पर चलने वाली पार्टी थी, ठीक है। आगे लिखा 1954 ईस्वी में जिनेवा समझौता के तहत वियतनाम को 2 भागों में बांट दिया गया। कहता 1954 ईस्वी में जिनेवा समझौता के तहत वियतनाम को 2 भागों में बांट दिया गया। पहला क्या था? उत्तरी वियतनाम, और दूसरा क्या था? दक्षिणी वियतनाम था, ठीक है। और उत्तरी वियतनाम का शासक कौन था? तो हो ची मिन्ह था, और दक्षिणी वियतनाम का शासक बायो दाई था, ठीक है। कहता जिनेवा समझौता के तहत वियतनाम को 2 भागों में बांट दिया गया, ठीक है, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। उत्तरी वियतनाम का शासक हो ची मिन्ह और दक्षिणी का बायो दाई था। कंप्लीट है। कहता है जिनेवा समझौता क्या है, इसको भी जान लेते हैं यहां पे। जिनेवा समझौता कहता है देखिए, ये जो समझौता था हिंद चीन की जो समस्या था, है ना, उसके वार्ता के लिए, ठीक है, एक सम्मेलन बुलाया गया था जिसे वियतनाम और अमेरिका के बीच ये 2 समझौता हुआ था, ठीक है। कब हुआ था? तो 1954 ईस्वी में किसके किसके बीच? वियतनाम और अमेरिका के बीच, ठीक है। क्यों हुआ था? कि जो हिंद चीन की समस्या था उसकी वार्ता को लेकर सम्मेलन बुलाया गया था, ठीक है। और इसी सम्मेलन को हम लोग जिनेवा समझौता के नाम से जानते हैं, या फिर इसी को जिनेवा समझौता कहा जाता है। कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं। किसी प्रकार का कोई दिक्कत होता है तो आप हमें बताएं। चलिए आगे देखते हैं बायो दाई, ठीक है। तो बायो दाई क्या कहता है? कहता है बायो दाई पूर्व में अन्नाम का शासक था। कहां का था? अन्नाम का शासक था। बाद में फ्रांस के समर्थन से, कहता है बाद में फ्रांस के समर्थन से दक्षिणी वियतनाम का शासक बना। अभी बताए थे कि दक्षिणी वियतनाम का शासक कौन था? तो बायो दाई था।
लेकिन वो फ्रांस के समर्थन से, ठीक है, दक्षिणी वियतनाम का शासक बना था वो। कंप्लीट है। आगे देखते हैं, एक पॉइंट है, 6 मार्च 1946 को फ्रांस एवं वियतनाम के बीच हनोई समझौता हुआ था। कहता है 6 मार्च 1946 को, ठीक है, 6 मार्च 1946 को फ्रांस एवं वियतनाम के बीच हनोई समझौता हुआ था। तो देखते हैं हनोई समझौता क्या, इसको जानते हैं। ये जानते हैं, ये तो 1946 में ये समझौता हुआ था, है ना, लेकिन क्यों हुआ था? कहता है देखिए, जैसे ही हिंद चीन से जापान की सेना हटाना, हिंद चीन से क्या, हिंद चीन से जापान की सेना वहां से हटाई गई, और जैसे ही हटा वहां फिर से फ्रांसीसी सेना पहुंच गई। ठीक है, कहते हिंद चीन से जैसे ही जापान की सेना हटी, और हटते के साथ ही फ्रांसीसी सेना वहां पहुंच गई। ठीक है, लेकिन पहुंची तो जरूर, लेकिन वहां के जो वियतनामी छापामार दस्ता था, ठीक है, और दोनों में जबरदस्त युद्ध हुआ। किसके किसके बीच? फ्रांसीसी सेना और जो वियतनामी छापामार दस्ता था। ठीक है, कहते दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जबरदस्त युद्ध हुआ। ठीक है, और कहता है जो फ्रांसीसी सेना था, ठीक है, एक जगह था सैगान, क्या सैगान, वहां पर फ्रांसीसी सेना फंस गया। ठीक है, और वही जो फंस गया तब जाकर, ठीक है, वियतनाम और फ्रांस के बीच हनोई समझौता हुआ था। ठीक है, जब फ्रांसीसी सेना सैगान में बुरी तरह फंस चुका था, है ना, तब जाकर 1946 में 6 मार्च 1946 को हनोई समझौता हुआ था। कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं है यहां से। चलिए आगे देखते हैं। आगे कहता है मई 1954 में जिनेवा में हिंद चीन समस्या पर वार्ता हेतु सम्मेलन बुलाया गया, जिसे जिनेवा समझौता कहा जाता है। कहते देखिए, कहता है 1954 में जिनेवा में हिंद चीन समस्या पर वार्ता हेतु एक सम्मेलन बुलाया गया था। ठीक है, जिसे जिनेवा समझौता कहा जाता है। और जिनेवा समझौता किसके बीच हुआ था? तो वियतनाम और अमेरिका के बीच। कंप्लीट है, लेकिन उस समय एक गुरिल्ला युद्ध, है ना, बहुत चर्चित युद्ध था। ठीक है, गुरिल्ला युद्ध क्या था? जिसको हम लोग कह सकते छापामार युद्ध, है ना। वो जब किसी भी चाहे किसी भी समय वो पीछे से या फिर आगे से वो हमला कर देती थी, और हमला करके तुरंत वो छिप जाती थी। ठीक है, ये था गुरिल्ला युद्ध था, कोई दिक्कत नहीं यहां से। और जिनेवा समझौता के तहत ही वियतनाम 2 भागों में बट गया था, उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम। कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखते हैं। हुआ आंदोलन। ठीक है, हुआ आंदोलन क्या था? इसमें कहता है हुआ आंदोलन में कहते हुआ एक बौद्धिस्ट धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था। कहते जो हुआ आंदोलन था वो क्या था? बौद्धिस्ट धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था, जो 1939 में शुरू हुआ था। कहता जो हुआ आंदोलन था
वो कब शुरू हुआ था? तो 1939 में शुरू हुआ था, जिसके नेता हुई फू सोथा। ठीक है, हुइन फू सोथा कंप्लीट है। हुआ आंदोलन के नेता कौन थे? तो हुई फू सो कंप्लीट है। ये कैसा आंदोलन था? तो बौद्धिस्ट धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था, जिसका शुरुआत 1939 ईस्वी में हुआ था और जिसके नेता हुई फूसो था। कंप्लीट है। ये क्रांतिकारी उग्रवादी घटनाओं को भी अंजाम देते थे। कहता है ये जो क्रांतिकारी आंदोलन था वो उग्रवादी घटनाओं को भी अंजाम देते थे, जिसमें आत्मदाह तक भी शामिल होता था। सोचिए, ऐसा आंदोलन घातक आंदोलन था कि जिसमें लोग आत्मदाह तक भी कर लेते थे। आत्मदाह करने के लिए अपने आप को मार लेते थे, है ना। ये था हुआ आंदोलन का प्रवृत्ति भी था। ये प्रवृत्ति कैसा था? उग्रवादी प्रवृत्ति था, जिसमें लोग आत्मदाह तक भी कर लेते थे। कंप्लीट है। इसमें किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं। आगे कहता है कंबोडिया 1954 ईस्वी में, कहता है 1954 ईस्वी में कंबोडिया स्वतंत्र राज्य बनने के बाद संवैधानिक राजतंत्र को स्वीकार कर राजकुमार नरोत्तम सिहानुक को शासक माना गया। कहता है जब 1954 में कंबोडिया स्वतंत्र राज्य बन गया, ठीक है, तो वहां संवैधानिक राजतंत्र को स्वीकार किया गया। ठीक है, संवैधानिक राजतंत्र को स्वीकार किया गया और वहां के शासक किन्हें माना गया? तो नरोत्तम सिहानुक को शासक माना गया था। ठीक है, नरोत्तम सिहानुक को कंबोडिया का शासक माना गया था। कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आगे देखते हैं, यहां पे एक पॉइंट है नीचे, कहता 1969 ईस्वी में अमेरिका ने कंबोडिया सीमा क्षेत्र में जहर की वर्षा हवाई जहाज से करवा दी, जिससे लगभग 40,000 एकड़ भूमि की रबड़ की फसल नष्ट हो गई थी। ये क्यों? इस चीज को समझते हैं, समझिएगा इसको ध्यान से। कहता है अमेरिका ने क्यों जहरीली बम वर्षक से हमला करवा दिया? कहता है जो अमेरिका जो था ना, अमेरिका भी हिंद चीन पर, ठीक है, अपना प्रभाव चाहता था। ठीक है, अमेरिका भी हिंद चीन के क्षेत्र पर क्या चाहता था? प्रभाव चाहता था कि मेरा भी वहां प्रभाव हो। ठीक है, लेकिन इसी के कारण, ठीक है, वो चाहता था कि वो मेरा भी प्रभाव हो, लेकिन नरोत्तम सिहानुक थे, वहां के शासक थे, वो अमेरिका उनसे चिढ़ा हुआ था। ठीक है, वहां एक संवैधानिक राजतंत्र का स्थापना हो चुका था। ठीक है, लेकिन इसके भी जानते क्या करता था अमेरिका? थाईलैंड को वो उकसाता था, है ना। थाईलैंड से उकसाकर उसको कंबोडिया को तंग करवाता था। ठीक है, आप उसको तंग करिए, उसको टॉर्चर करिए, है ना, उससे करवाता था, अमेरिका करवाता था। ठीक है, क्यों करवा रहा था? कि अमेरिका अगर थाईलैंड तंग करे तो अमेरिका से वो दोस्ती कर ली, है ना। जो वियतनाम है वो क्या कर, कंबोडिया जो है क्या कर ले, वो अमेरिका से दोस्ती कर ले। इसी के लिए वो थाईलैंड को वो उकसा रहा था। ठीक है, आप कंबोडिया को टॉर्चर करिए, ठीक है, तंग करिए उसको, जिससे कि दोनों में आपस में फिर से मिल जाए, तो उसका प्रभाव, ठीक है, अमेरिका का प्रभाव कंबोडिया पर बन जाए। लेकिन क्या कहता है कि लेकिन जो कंबोडिया के जो शासक थे नरोत्तम सिहानुक ने, वो अमेरिका के इस प्रस्ताव को क्या ठुकरा दिए थे। वो
ठीक है, वो कहा कि हमको मदद, किसी भी प्रकार का मदद हमको नहीं चाहिए। अमेरिका को तुरंत मना कर दिए, हमको आपसे किसी प्रकार का कोई मदद नहीं चाहिए। ठीक है, अगर वो मदद करता अमेरिका, ठीक है, तो अपना प्रभाव फिर वहां विस्तृत कर लेता। ठीक है, इसी कारण नरोत्तम सिंह ने उसके जो अमेरिका का जो सहायता कर रहा था वो उससे मना कर दिया नरोत्तम सिंह ने। और उसके बाद कहते जब अमेरिका को मना कर दिए तो अमेरिका के लिए एक बहुत अपमानजनक की बात हो गई थी, है ना। एक बहुत बड़ा विकासशील देश, है ना, छोटे देश मना कर दे उसको अब सहायता लेने के लिए, तो ये बात क्या हो सकती है, बहुत अपमानजनक हो सकती है कि नहीं। तो अमेरिका के लिए ये बात बहुत ही अपमानजनक था। ठीक है, कहता है कि जब अमेरिका ने 1965 ईस्वी में, अमेरिका 1965 ईस्वी में वियतनाम के साथ साथ कंबोडिया के जितने भी सीमावर्ती इलाका था वहां पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, वहां पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। कहता है आक्रमण तो 1965 में उसने किया ही, वियतनाम के साथ साथ कंबोडिया के जितने भी सीमावर्ती गांव थे, क्षेत्र थे, वहां पर आक्रमण कर दिया, है ना। और जब आक्रमण अमेरिका कर दिया तो जितने भी उसके राजनयिक संबंध थे अमेरिका से, उस सब को तोड़ लिए, है ना। हमको आपसे उस देश से कोई मतलब अब नहीं रहेगा। ठीक है, लेकिन जब यही 1965 से फिर 1969 हुआ, 1969 में अमेरिका ने कंबोडिया के सीमा क्षेत्र में जहर की वर्षा करवा दी। ठीक है, रासायनिक हथियार, बम वर्षक विमान से वो क्या कर दिया, वहां हमला करवा दिया। ठीक है, 1969 ईस्वी में अमेरिका ने करा दिया, कहां, तो कंबोडिया के क्षेत्र में। ठीक है, जब जहर की वर्षा हुई तो जहर की वर्षा किस चीज से, हवाई जहाज से कराई गई होगी, है ना। तो कराया गया तो वहां लगभग 40,000 एकड़ भूमि का रबड़ की फसल बर्बाद हो गया था। ठीक है, क्या जब अमेरिका 1969 में जहर की वर्षा करवाई तो 40,000, कितना, 40,000 एकड़ भूमि की रबड़ की फसल नष्ट हो गई थी। ठीक है, उस रासायनिक वर्षा के कारण। ठीक है, और नरोत्तम सिंह ने मांग कर दी अमेरिका से, ठीक है, मुआवजा की, कि जो मेरा 40,000 एकड़ का जो फसल बर्बाद, रबड़ का फसल बर्बाद हुआ है, इसके बदले हमको आपसे क्या चाहिए, तो मुआवजा चाहिए। और इसी को देखते हुए जो कंबोडिया था, वियतनाम था, वो नरोत्तम सिंह ने क्या कर दिया, रूस से और जर्मनी से अपना संबंध अच्छा बनाने लगे। ठीक है, जब संबंध अच्छा होगा तो वो दोनों साथ भी देंगे, और साथ देंगे तो उनकी मुआवजा मांगने में रास्ता साफ हो जाएगा, है ना। तो ये था हमारा यहां से क्यों वो वर्षा करवाया था। ठीक है, कंबोडिया सीमा क्षेत्र में क्यों वर्षा हुआ था, तो क्यों हुआ था, तो अमेरिका से सहायता लेने के लिए नरोत्तम सिंह ने मना कर दिया था। वो इस बात को अपमानजनक समझा, तब जाकर 1969 ईस्वी में, है ना, अमेरिका ने क्या कर दिया, कंबोडिया के क्षेत्र में हवाई जहाज से जहर की वर्षा करवा दी। कंप्लीट है, जिसमें 40,000 एकड़ फसल, रबड़ की फसल बर्बाद हो चुका था। कंप्लीट है। आगे है, इसमें एक पॉइंट और जान लेते हैं। कहता है 18 मार्च 1970 को, कहता है कंबोडिया के जो राष्ट्रीय संसद ने नरोत्तम सिंह को सत्ता से हटा दिया था। 18 मार्च 1970 को, ठीक है, 18 मार्च 1970 को नरोत्तम सिंह को, जो कंबोडिया का जो राष्ट्रीय संसद था, उनको सत्ता से हटा दिया था। और किसको बना दिया था वहां
सरकार किसकी बनी तो लोन नोल की, ठीक है, जनरल लोन नोल की सरकार बना था, जो अमेरिका का समर्थन प्राप्त था। जो सरकार बना था वो किसका, अमेरिका समर्थित सरकार बना था। लेकिन कहता है कि फिर से चीज को देखिए, वही इसके बाद 1970 ईस्वी में, ठीक है, जो नरोत्तम सिहानुक पहले का जो शासक थे वो नई सरकार के खिलाफ, नए शासक के खिलाफ वो युद्ध छेड़ दिए, ठीक है। जो पुराने शासक थे वो नए शासक के खिलाफ क्या कर दिए, युद्ध छेड़ दिए, जिसे हम लोग क्या कह सकते हैं, गृह युद्ध, है ना। जब एक ही आपस में लड़ाई होने लगे तो क्या कहते हैं, उसे गृह युद्ध कहते हैं, ठीक है। कहता है जब गृह युद्ध हो रहा था तो उत्तरी वियतनाम एवं वियतकांग सैनिक से भरपूर मदद मिल रही थी। जो नरोत्तम सिहानुक थे उनको किससे सैनिक सहायता मिल रही थी, तो उत्तरी वियतनाम और क्या था, उत्तरी वियतनाम और वियतकांग सैनिकों की, है ना। उनको नरोत्तम सेना को भरपूर साथ मिल रहा था, ठीक है। और इसके बाद ही जब देखा कि वो पहले तो अमेरिका समर्थित सरकार था, जिसके शासक कौन थे, तो लोन नोल थे, है ना, अमेरिका समर्थित सरकार था। लेकिन देखा कि फिर से नरोत्तम सिहानुक ने वहां पे युद्ध शुरू कर दिया, जिसका साथ उत्तरी वियतनाम और वियतकांग सैनिकों ने दे रहा था, तो उसमें तुरंत अमेरिका ने क्या कर दिया, वो फिर से हस्तक्षेप कर दिया, ठीक है। उस युद्ध में अमेरिका ने हस्तक्षेप कर दिया, ठीक है। और दक्षिणी वियतनाम से अमेरिका की फौज कंबोडिया में प्रवेश कर गए। जब हस्तक्षेप किया गृह युद्ध में, तो जो कंबोडिया में जो अमेरिकी फौज था, नहीं सॉरी, वियतनाम से जो अमेरिकी फौज था वो कंबोडिया में वो क्या कर दिया, प्रवेश कर लिया, है ना। तो और वहां बहुत ज्यादा संघर्ष शुरू हो गया था और एक बहुत बड़ा युद्ध का वो रूप ले चुका था, ठीक है। बहुत बड़ा युद्ध का रूप वो ले चुका था, ठीक है। लेकिन इतना पर ये नहीं रुका, इसके आगे देखिए क्या हुआ कि इसके आगे जब युद्ध बड़ा रूप ले लिया ना, तो अमेरिकी राष्ट्रपति उस समय निक्सन थे, है ना। राष्ट्रपति उस समय जब कंबोडिया अमेरिका में युद्ध हो रहा था, तो उस समय वहां के राष्ट्रपति कौन थे, तो निक्सन, ठीक है। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे, तो निक्सन थे। कहता है अमेरिकी राष्ट्रपति जो वहां हस्तक्षेप की, इस नीति के खिलाफ अमेरिका में भी विरोध होने लगा, ठीक है। अमेरिकी राष्ट्रपति के अमेरिका के लोग भी उनके विरोध करने लगे, ठीक है। तब जाकर निक्सन को अपनी जो सेना थी उनकी वापस बुलाने के लिए घोषणा करना पड़ा, ठीक है। वहां से जो अमेरिकी सेना है वो वापस चला आए, इसकी घोषणा उन्होंने कर दी। लेकिन दक्षिणी वियतनाम ने क्या किया, दक्षिणी वियतनाम में घोषणा कर दिया कि अपनी हमारी जो सेना है वो कंबोडिया में ही रहेगी, ठीक है। तो दक्षिणी वियतनाम की जो सेना वो कंबोडिया में रहेगी, लेकिन अमेरिका ने पहले घोषणा क्या कर दिया था, जो हमारी सेना है वो वापस चले आएगी, ठीक है। वो घोषणा कर दिया, ठीक है। और इसने दक्षिणी वियतनाम ने अलग एक घोषणा कर दिया कि हमारी सेना कंबोडिया में ही रहेगी, ठीक है। इससे और एक बड़ा समस्या बन गया, ठीक है। अब इस चीज को देखते हुए लग रहा था कि इस युद्ध में चीन भी शामिल हो जाएगा, चीन भी हस्तक्षेप करेगा, है ना, ठीक है। जब चीन हस्तक्षेप करेगा तो बहुत एशियाई देशों के लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी, है ना।
इसकी सुरक्षा, एशियाई देशों का सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगा। तब जाकर 16 मई 1970 को इंडोनेशिया के जकार्ता में एक सम्मेलन बुलाया गया। कहाँ? तो जकार्ता, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में 16 मई 1970 को एक सम्मेलन बुलाया गया, जिसमें जितने भी एशियाई देशों थे सभी लोग ने उस सम्मेलन में भाग लिया और उसमें प्रस्ताव रखा गया, ठीक है, कि इस युद्ध को कैसे रोका जाए। ठीक है, यही था हमारा क्वेश्चन। पूछता है 16 मई 1970 जकार्ता सम्मेलन क्यों बुलाया गया था? तो कि इसमें एशियाई में जो एशिया देश थे वहां पर बहुत ही असुरक्षित महसूस हो रहा था सभी देश, कि कब ना जाने कब वहां पर ज्यादा विस्तार युद्ध हो जाए। ठीक है, चीन के आने से, ठीक है, चीन अगर इसमें हस्तक्षेप कर दे तो ये युद्ध और बड़ा हो जाएगा। इसी को देखते हुए इंडोनेशिया ने एशियाई देशों का एक सम्मेलन बुलाया। ठीक है, नहीं बुलाने का प्रस्ताव रखा था। ठीक है, 16 मई 1970 को जकार्ता में एक सम्मेलन बुलाया गया। ठीक है, लेकिन सम्मेलन तो बुलाया, लेकिन कंबोडिया की स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ था। ठीक है, लेकिन 9 अक्टूबर 1970 को, ठीक है, कंबोडिया को गणराज्य घोषित कर दिया गया था। कंप्लीट है, कंबोडिया को 9 अक्टूबर 1970 को गणराज्य घोषित कर दिया गया था। तो देखते हैं आगे, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। वही कहता है 9 अक्टूबर 1970 को कंबोडिया को गणराज्य घोषित किया गया। ठीक है, और ये समझिए जब घोषित किया गया तो कहता है वो फिर से, ठीक है, कहता है जब 1975 में कंबोडिया में गृह युद्ध समाप्त हुआ ना, तो फिर से नरोत्तम सिहानुक ने वहां के शासन फिर से संभाल ली, फिर से वो राष्ट्राध्यक्ष बन गए। ठीक है, लेकिन 1978 में वो 1978 में 1978 में वो राजनीति से वो क्या कर लिए, संन्यास ले ली। ठीक है, 1975 में कंबोडिया में गृह युद्ध खत्म हुआ, फिर से वहां नरोत्तम सिहानुक राष्ट्राध्यक्ष बन गए और 1978 में वो, ठीक है, राजनीति से संन्यास ले लिए। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहां तक। कहता है आगे देखिए, कहता है प्रसिद्ध दार्शनिक रसेल ने अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया था। ठीक है, कहते एक प्रसिद्ध दार्शनिक थे रसेल ने अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए क्या दोषी करार दिया था। ठीक है, क्यों दिया था? क्योंकि ये वो अमेरिका ने वहां पर क्या करता था, वो हमला कर देता था, है ना, हमला करके जितने भी रासायनिक हथियार थे उससे वो हमला करवा देता था, और हमला करवाने के जितने भी गांव थे वहां आग लगा देता वो। ठीक है, इसमें एक जानेंगे माई ली गांव की एक स्टोरी है, इसको देखेंगे कब आगे हम लोग। ठीक है, माई ली गांव की कहानी क्या थी, क्या घटना थी, इसके बारे में। ठीक है, तो ये अमेरिका क्या करता था कि वो पूरे गांव में, मतलब कि पहले तो जहर से वो हवाई जहाज के सारे वो बम वर्षा करवा देता था, बम गिरा देता था। उसके बाद वो, ठीक है, उसके बाद क्या करता वो वहां के गांव में आग लगा देता। ठीक है, ये भी बहुत बड़ी समस्या थी। ठीक है, इसी के चलते जो रसेल थे वो अदालत लगाकर अमेरिका को क्या कर दिए, वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया था। ठीक है, तो रासायनिक हथियार क्या था इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, तो रासायनिक हथियार में एक था नापाम और एजेंट ऑरेंज क्या था। ठीक है,
तो बताइए यहाँ तक किसी को दिक्कत है इस जो आज हमने बताया इसमें? बाकी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट थर्ड पार्ट में। ठीक है, नापाम एजेंट ऑरेंज क्या है, रासायनिक हथियार क्या, हो ची मिन मार्ग क्या है ना, इस सब के बारे में देखते। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में यहां से किसी प्रकार किसी भी जो स्टोरी बताया ना उसको ध्यान से आप लोग सुनिए। ठीक है, ध्यान से सुन लीजिएगा तो ये पूरी जब भी हम बताएं सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अमेरिका का क्या प्रभाव था, क्या अमेरिका ने क्या क्या, कंबोडिया संकट था, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, तो आप लोग सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक भी करिए वीडियो को और अपने दोस्तों में शेयर भी करिए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक फैलाइए इस वीडियो को। ठीक है, चाहे आपका जितने भी ग्रुप है सभी जगह शेयर करिए। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, रासायनिक हथियार क्या था इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।